अब इसे आगे प्रपोज्ड डिविडेंड, बड़ी बड़ी कंपनी डिविडेंड प्रपोज करती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जनरली प्रपोज नहीं करती क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं होते। अगर प्रपोज किया रहेगा तो कितना प्रपोज किया वो लिखने का, नहीं प्रपोज किया तो जीरो करके आगे जाने का। फिर अभी मैंने ईपीएस डाला था बेसिक और डायल्यूटेड, तो मेरा एज इट इज कॉपी करके ऊपर से नीचे आ गया। इनकम इन फॉरेन करेंसी, कितना इनकम आया फॉरेन करेंसी में, कितना एक्सपेंडिचर किया फॉरेन करेंसी में, टोटल यहाँ पे लिखने का। रेवेन्यू सब्सिडी अगर मिली मुझे तो, जैसे कि मुझे काम करना था, मुझे बहुत बड़ी फैक्ट्री बनानी थी, लेकिन मुझे उसके लिए लोगों की रिक्वायरमेंट है और लोगों को मुझे पेमेंट करना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने रेवेन्यू सब्सिडीज के लिए अप्लाई किया। वर्किंग कैपिटल के लिए मैंने रेवेन्यू सब्सिडीज के लिए अप्लाई किया और मुझे सब्सिडी उसके लिए मिली, तो मुझे वो वाली सब्सिडी यहाँ पे लिखनी है। ऊपर हमने देखा था कैपिटल सब्सिडी लिखा था, रेवेन्यू अगर रहेगी तो यहाँ पे कैसे मालूम पड़ेगा, रेवेन्यू सब्सिडी रहेगा तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कैपिटल सब्सिडी रहेगा तो आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा लाइबिलिटी साइड में। आपने रेंट पे किया है क्या, पे किया रहेगा तो यहाँ पे लिख देना। आपने कितने स्टोर से आप स्पेयर पार्ट्स का कंजम्पशन किया, रॉ मटेरियल को यूज किया, वो यहाँ पे लिख देने का। अगेन आपको इस बाइफर्केशन मिल जाएगा। ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इसको जाने दो। बैड डेट्स अगर कुछ हुआ रहेगा तो यहाँ पे लिख देना। और कॉन्ट्रीब्यूशन मेड्स अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 182 किसके लिए होता है, आपने अगर पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है, तो 182 तब एप्लीकेबल है। अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जीरो करके इसको आगे आप सेव करोगे और सेव करके क्या करोगे, आगे बढ़ जाओगे। परसेंटेज में यहाँ पे जीरो कर दिया मैंने और मैंने इसको कर दिया पीएनएल की इंफॉर्मेशन को सेव। यहाँ तक क्लियर है। पीएनएल में ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट में भर भर के इंफॉर्मेशन है। अब इसके आगे बढ़ते हुए अब क्या पूछा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज कैटेगरी। अब इसमें आपको मैं 2-3 चीजें बताती हूँ। अगर आपने ऊपर रेवेन्यू बुक किया, आपके बुक्स में सेल्स आ गया, तो आपने सेल्स कैसे कमाया, कितने प्रोडक्ट या कितने सर्विस बेच के आपने सेल्स कमाया। तो अगर मैं गुड्स इंडस्ट्री में हूँ, मैं मोबाइल बेच के पैसे कमाती हूँ, तो मैंने मोबाइल बेचा, तो मेरा एक ही प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक लिखने के बाद मेरे को यहाँ पे एनआईसी कोड डालना है। जब हम लोग ये करते हैं ना, नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, एनआईसी कोड डालते हैं, वो एनआईसी कोड आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे गुड्स का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन आने के बाद आपने ये गुड्स बेचे, कितने का टर्नओवर कमाया, तो मैं एक ही गुड्स बेचती हूँ, मैं गुड्स मोबाइल बेचती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे समझो कोई कोड डाल दिया, मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने एक कोड डाल दिया 1045 इनवैलिड कोड, कोई कोड बता दो। ठीक है, अभी देखो मैंने एक एनपीसीएस का कोड डाला मैंने 9966, तो मेरे को आया रेंटल सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब मैं गाड़ी को रेंट पे देती हूँ, सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, मान के चलो। तो ये ऑटोमेटिकली डाल दिया। अब मुझे क्या पूछा है, टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी इन रुपीज। तो मैंने कितना कमाया सर्विस से देखे, तो मैंने कमाया 1 लाख रुपया, तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपया डालूंगी। और यहाँ पे क्या पूछा है, हाईएस्ट टर्नओवर कॉन्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट और सर्विस कोड। तो मेरा अब एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट को बेच के, एक ही सर्विस को देके अगर मैं पैसे कमा रही हूँ तो मेरा वही हाईएस्ट है ना। तो मैं वहां पे क्या करूंगी, यही मैं हाईएस्ट टर्नओवर यहाँ पे मैं लिख दूंगी। अब मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। ये क्यों बता रहा है पता है, मैंने ऊपर रेवेन्यू में 0 डाला है, नीचे नंबर डालूंगी तो मेरे को अलाउ करेगा क्या, वो नहीं अलाउ करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, 0 करना है, यहाँ पे क्या करना है, 0 करना है। और फिर एक मिनट, और फिर यहाँ पे क्योंकि मैंने न सेल्स किया, मेरा 0 रेवेन्यू है, मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा, मैंने कोई सेल्स नहीं किया, तो मैं यहाँ पे 0 डाल के मैं चुपचाप से आगे बढ़ जाऊंगी। समझा आप लोगों को। अगर आपने AOC 4 में ये फॉर्म, ये सेम टाइप आपको MGT 7 में मिलेगा, MGT 7 और 7 दोनों में मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो MGT 7 में भी आपको 0 ही करना पड़ेगा और उसके हिसाब से सेम इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां जाना है। अगर मैं 4 प्रोडक्ट बेचती हूँ, मोबाइल है, लैपटॉप है, स्पीकर है और रिमोट है या प्रोजेक्टर है, अगर मैं 4 चीजें बेचती हूँ तो मेरे को यहाँ पे 4 नंबर लिखना पड़ेगा, नीचे 4 टैब ओपन होंगे मेरे, और चारों टैब का डिस्क्रिप्शन एनआईसी कोड डालूंगी, डिस्क्रिप्शन आएगा, रिमोट बेच के, सॉरी प्रोजेक्टर बेच के मैंने कितना पैसा कमाया, लैपटॉप बेच के कितना पैसा कमाया, मोबाइल बेच के कितना पैसा कमाया, और क्या बोला था मैंने, स्पीकर बेच के मैंने कितना पैसा कमाया, वो मैं लिखूंगी। अब यहाँ पे लास्ट में क्या पूछा ये पता है, हाईएस्ट टर्नओवर कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट और सर्विस। तो इन चारों में का हाईएस्ट टर्नओवर किसका है, तो मुझे उसका यहाँ पे क्या करना है, 8 डिजिट कोड डालना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, उसका डिस्क्रिप्शन देना है, डिटेल मुझे बताना है।
और टर्नओवर ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट और सर्विस इन रुपीज। तो मैंने वहां पे एनआईसी कोड डाला जिसने हाईएस्ट प्रोडक्ट मुझे हाईएस्ट रेवेन्यू दिया था। अब कितना हाईएस्ट दिया था वो रेवेन्यू मुझे क्या करना है यहाँ पे पुट ऑन करना है। समझा आप लोगों को? ये इन्फॉर्मेशन ऐसे भरनी है। तो अभी मेरा 0 सेल्स है, इसके लिए मैंने क्या कर दिया 0 इन्फॉर्मेशन डाल के आगे बढ़ गई। फिर यहाँ पे पूछा है वेदर एनी ट्रांजैक्शंस एंटर्ड विद रिलेटेड पार्टी। आपने मेंबर के साथ, शेयर होल्डर के साथ या डायरेक्टर के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है क्या? अगर किया है तो आपको यस लिखना है, आगे जाके रेलेवेंट टैब ओपन होगा भरने के लिए डिटेल्स। नहीं किया है तो नो करना है, ठीक है। अब किया है या नहीं किया है कैसे समझ में आएगा ये? अगेन आपको डिस्क्लोजर्स देखने पड़ेंगे। शेड्यूल 3 में बहुत सारे डिस्क्लोजर्स है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत डिस्क्लोजर्स है। तो अगर आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया है, डायरेक्टर या उसके स्पाउस से, शेयर होल्डर या उसके स्पाउस के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन आपने किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर अगर है तो क्या यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा? आंसर इज यस। आपने अपने डायरेक्टर से लोन लिया या उसके वाइफ से लोन लिया या उसकी मम्मी से या पापा से लोन लिया, तो आपको यहाँ पे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या, अगर ये क्या बोले देखो, इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, मेरी गवर्नमेंट कंपनी होगी तो ये क्लॉज, अगर नहीं होगी तो नॉट एप्लीकेबल। सो इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी वेदर कैग Comptroller and Auditor General of India has commented upon the supplemented of the audit report under section 143। तो जनरली लोग कमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं ऑडिट रिपोर्ट्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर। तो ये कब होगा? जब गवर्नमेंट कंपनी होगी। तो मेरी गवर्नमेंट कंपनी है क्या, तो मैं क्या लिखूंगी? नॉट एप्लीकेबल। नो करना चाहिए क्या मेरे को? नो करूँ या नॉट एप्लीकेबल करूँ? नॉट एप्लीकेबल। मेरी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो मेरे को एप्लीकेबल ही नहीं है प्रोविजन, तो मैं नो क्यों करूँ? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आपको ध्यान में रखना है। फिर सीएसआर की बात करिए, सेगमेंट नंबर 5 में देखो किसकी बात करिए, सीएसआर की बात करिए। सीएसआर सेक्शन 135 में एप्लीकेबल होता है। तो सेक्शन 135 पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा किसको सीएसआर एप्लीकेबल है या नहीं। तो अपनी किसी भी कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, तुमको मैं डिक्लेरेशन दे देती हूँ। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे? नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल है क्या हमारी कंपनी को किसी भी? आंसर इज नो। तो यहाँ पे भी क्या करोगे? नो करोगे। और नो करने के बाद फाइनली आप क्या करोगे? इसको सेव करोगे। डेटा एडेड सक्सेसफुली। अब सेव कर लिया ना, अब मुझे क्या करने देगा? ये नेक्स्ट पेज पे जाने देगा। अब मैं गई नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्लिक किया,